नमस्ते एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। आई एम अभिषेक मिश्रा। तो जैसे कि अगर आप लोगों को पता है ऑलरेडी हम लोग क्या है वर्ल्ड वॉर टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि हम लोग का टॉपिक था उसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो का सेकेंड वाले पार्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है, जो बेसिकली वर्ल्ड वॉर के टाइमलाइन एंड इवेंट्स के ऊपर है। ठीक है, मतलब इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे वर्ल्ड वॉर के वो जो इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी टाइमलाइन में घटे होंगे उनको डेट बाय डेट सीरियली कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि पूरा जो वर्ल्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया बेसिकली यूरोप, ठीक है, एक अलाइड कंट्रीज और एक सेंट्रल कंट्रीज, ठीक है, दो ग्रुप बन गए थे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब आप चीजें बैकग्राउंड वाले वीडियो में देख सकते हैं कि क्यों क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे वहां पे कैसे कैसे कंट्री इन्वॉल्व होते चले गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उसके बाद कुछ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होगा कि 4 अगस्त 1914 को फर्स्ट वॉर डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, मतलब पहली मतलब वो वर्ल्ड वॉर का पहला अटैक जो हुआ था वो 4 अगस्त 1914 को हुआ था, जो कि आपका जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के अगेंस्ट में किया था। क्यों? क्योंकि वहां के जो फर्डिनेंड थे ड्यूक, उनका मर्डर कर दिया था। उसके पीछे ब्लैक हैंड ग्रुप था, वो पूरा हिस्ट्री मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि जब फर्स्ट अटैक जब हुआ, ठीक है, जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज क्लियर कर दिया पूरा फेसेस को। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है आपका 4 अगस्त 1914। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये डेट? क्योंकि ये पहला दिन था जिसको हम एक्चुअली ऑफिशियल डेट मान सकते हैं, जिस दिन से पहला जो लड़ाई है वो शुरू हो गया था। ठीक है, फर्स्ट अटैक कर दिया था। किसने अटैक किया था? किस पे? ऑस्ट्रिया ने अटैक किया था सर्बिया पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग का जो वर्ल्ड वॉर का जो मतलब पूरा ये जो युद्ध का जो शुरुआत है वो हो गया। ठीक है, अब वॉर होना स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक के बाद एक दूसरे दूसरे कंट्रीज बेसिकली जो भी मान लो जिसके साथ थे, ठीक है, तो वो अपने जो मेंबर है उनको सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है 4 अगस्त 1914 स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है जो सेकेंड डेट है वो 5 अगस्त 1914। देखो क्या होता है जब सर्बिया के ऊपर अटैक करता है ऑस्ट्रिया, तो पहले से मैंने आपको बताया था कि वहां पे रशिया और सर्बिया के बीच में ऑलरेडी एक सीक्रेट ट्रीटी हुई रहती है। ठीक है, उन लोगों का अलायंस पहले से बना हुआ रहता है। तो इसी अलायंस के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में रशिया क्या करता है, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देता है। ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर हो गया। अब ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर हो गया, रशिया ने कर दिया, तो बेसिकली अब ऑस्ट्रिया तो अकेला पड़ गया। लेकिन आप लोगों को अगर आपने बैकग्राउंड वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया को सपोर्ट के लिए ऑलरेडी पीछे जर्मनी खड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जर्मनी भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। समझ में आया? वो भी क्या करता है, रशिया के अगेंस्ट में वॉर को डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 6 अगस्त 1914। इस दिन क्या होता है, मॉन्टेग्रो। मॉन्टेग्रो बेसिकली एक बाल्कन रीजन का कंट्री है। ठीक है, वो क्या करता है, वो भी सर्बिया के सपोर्ट में आ जाता है और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देता है। तो मतलब बेसिकली अब यहाँ से आप समझते हैं गुटबाजी जो है वो शुरू हो जाती है। सब अपने अपने जो टीम है, जो अपने अपने फेवरेट्स है, जो भी अलाइज है, ठीक है, उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करने अब धीरे धीरे वो मैदान में उतर रहे हैं और धीरे धीरे जो वॉर है वो होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है अपने राह की तरफ। ठीक है, तो बेसिकली कुछ बेसिक डेट है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो उसके बाद जर्मनी इन्वॉल्व हो जाता है। जर्मनी जब आ जाता है तब उसके पीछे पीछे ब्रिटेन भी आ जाता है, फ्रांस, इटली, सारे देश इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अब ये जो वॉर होता है बेसिकली हम आप इसको बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से वर्ल्ड वॉर में कंप्लीटली बदल जाता है। लेकिन बेसिकली अभी तक इसमें सिर्फ जो है आपके यूरोपियन कंट्रीज का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है। ठीक है, चेंजेस कब आता है, थोड़े दिन बाद 23 अगस्त 1914। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जापान जो बेसिकली एक एशियन कंट्री है वो क्या करता है, अलायंस ग्रुप को ज्वाइन करता है और इस वॉर में ऑफिशियली वो भी एंटर हो जाता है। वो बेसिकली ब्रिटेन को सपोर्ट करने आता है। वो यहाँ पे जापान बेसिकली हम देखें तो जापान यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बेसिकली जापान ने क्या की होती है,
थी 1902 में, ठीक है। 1902 में उसने ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी की होती है, ठीक है। उस ट्रीटी के मतलब अंदर ही वो क्या करता है, ब्रिटेन को सपोर्ट करने उसके अलाय में आता है, क्योंकि बेसिकली जो ट्रीटी है वो रशिया के एक्सपेंशन को रोकने के लिए की गई थी, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्यों उसने की, जापान ऑलरेडी ब्रिटेन के साथ अलायंस बनाने की बात बोली गई थी, उन लोगों का म्यूचुअल बेनिफिट था इससे रिलेटेड, तो इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग 1902 की ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जापान भी इस वॉर में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट फेज है जब ये वॉर होने लगता है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप रशिया आ गया, जापान आ गया, जर्मनी आ गया, आपका ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, सब इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी उस समय तो जब ये सिनेरियो था, तो उस समय का हिस्ट्री भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि उस समय क्या था, जो बाकी वर्ल्ड कंट्री जो कि मिडिल ईस्ट या फिर आपके एशियन कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, ये सब क्या थे, ये सब कॉलोनीज हुआ करते थे। बेसिकली ये सब बड़े-बड़े जो कंट्रीज है, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब के कॉलोनीज हुआ करते थे। तो अब इन सारे कंट्रीज ने क्या किया, अपनी अपनी कॉलोनीज को भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। अब कॉलोनीज इन्वॉल्व होने लगी, क्योंकि ये जो रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका एम्पायर तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, ठीक है। तो अब वो इनडायरेक्टली वो सारे कंट्रीज भी जो यूरोप में ना थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो इन सारे कंट्रीज के कॉलोनीज थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व होने लगे। तो फाइनली अब आप बोल सकते हैं कि जो वॉर है ये यूरोप से पूरे, जिसको बोल सकते हैं हम लोग ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर में फाइनली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई हम लोग बात करें जो इसमें मेन लीडर है, जिसका मतलब एक मेन जो कैरेक्टर जो प्ले करेगा वो अमेरिका, अभी तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, रहता है अमेरिका कुछ दिनों बाद आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट फेज था। अब हम लोग सेकेंड फेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सेकेंड फेज की तरफ देखते हैं, बेसिकली जो कि है आपका अमेरिका का एंट्री, ठीक है, अमेरिका का एंट्री वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक जो पूरा ये वॉर है वो चल रहा होता है धीरे धीरे, मतलब जो भी हर तरफ फ्रंटियर पे लड़ाइयां हो रही होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन इन्वॉल्वमेंट होता है वो हम लोग वो देखेंगे जब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसके पीछे कुछ रीजन है वो हम लोग देख लेते हैं कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे क्यों होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है आपका सेकंड फेज, उसको आप बोल सकते हैं एंट्री ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो क्या होता है, देखिए अमेरिका में उस समय जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनका नाम रहता है वुडरो विल्सन, ठीक है। उस समय जो अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं वो रहते हैं वुडरो विल्सन। तो क्या होता है, जब जर्मनी और ये यहाँ पे पूरा जो सिचुएशन ये रहता है, अमेरिका देखिए उस समय अपने आप को इनसे सेपरेट ही रखता है, मतलब वो यूरोप के झमेले में पड़ना नहीं चाहता है। मतलब जो वुडरो विल्सन है, जो विल्सन प्रेसिडेंट है, वो बेसिकली अपने आप को आइसोलेशन का ही जो पॉलिसी उसको फॉलो करते हैं और वो यूरोप के मैटर्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे दो रीजन थे, कुछ रीजंस बोल सकते हैं, बेसिकली दो मेन रीजन है। तो सबसे पहला रीजन, दो में एक दूसरे रिलेटेड ही है। पहला रीजन ये है कि देखिए जब अमेरिका न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है, तो उस समय वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बेसिकली जर्मनी से वहां गए थे। तो आप बोल सकते हैं तो वहां के लोगों के मन में जर्मनी के लेके सिंपैथी वाली फीलिंग थी, ठीक है। तो इससे अमेरिका, वो लोग अगर मान लीजिए अमेरिका जर्मनी के केस में कुछ करता तो वो लोग नाराज हो जाते, जो कि विल्सन ऐसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में ऐसे लोग नहीं थे जो जर्मनी के अगेंस्ट में थे। वहां पे बेसिकली प्रॉब्लम ये होगी थी कि अमेरिका पूरी तरीके से अपने आप में उसका जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो दो तरफा हो गया था। एक तरफ वो लोग थे जो जर्मनी को सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली, ठीक है, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो जर्मनी को अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके प्रेसिडेंट थे विल्सन, वो क्या करते हैं, इन सब से दूर ही रहना की मतलब कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे ये एक घटना हो जाती है, एक इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट का डेट है 7 मई 1950, ठीक है। क्या होता है 7 मई 1950 को, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहले तो जर्मनी ने ऑलरेडी एक बात अनाउंस कर दी। जर्मनी ये बोलता है कि उस समय देखिए जर्मनी क्या कर रहा होता है कि ये बात बोलता है कि ब्रिटेन के आसपास जो भी जहाज दिखेगा, बेसिकली उस समय जो वॉर है वो समुद्र में ही ज्यादा लड़ी जा रही थी, और जर्मनी अपने टॉर्पीडो और पनडुब्बियों का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो
उसने एक बात ओपनली डिक्लेयर कर दी कि जो भी मतलब जहाज, ठीक है, ब्रिटेन के आसपास के समुद्री इलाकों में दिखेगा तो जर्मनी उसको मतलब उसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। ये वार्निंग को खुलेआम जारी कर देता है, वहां के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो इस वार्निंग को जारी कर देते हैं। लेकिन क्या होता है उसके कुछ दिन पहले, वार्निंग होने से कुछ दिन पहले ही क्या होता है, 7 मई 1915 को, ठीक है, एक जहाज, ठीक है, अमेरिका का एक जहाज जिसका नाम रहता है लुसिटानिया, ठीक है, शिप का नाम रहता है लुसिटानिया, वो ऑलरेडी निकल चुका होता है, ठीक है, वो ऑलरेडी निकल चुका होता है। तो क्या होता है 7 मई 1915 को ये आपके नेदरलैंड के साउदर्न साइड में यहाँ पे जर्मनी क्या करता है, उसको टॉर्पीडो से अटैक करके डुबो देता है। तो बेसिकली यहाँ पे अब अमेरिका इससे नाराज हो जाता है, वो बोलता है कि बेसिकली हम लोग तो किसी वॉर में इन्वॉल्व है नहीं, तो एक सिविलियन को मतलब शिप को डुबोना, ये क्या था, ये इंटरनेशनल वॉर जो रूल्स होते हैं, वॉर के भी कुछ रूल्स होते हैं, उसके अगेंस्ट में था, ठीक है। तो बेसिकली अमेरिका इसको बोलता है, तो जर्मनी के अपने आप को बचाने के लिए ये दलील पेश करता है कि इस शिप्स में क्या थे, मतलब हथियार, मतलब युद्ध के सामान थे, ऐसा जर्मनी बताता है, इसलिए उसने इसको डुबोया, ठीक है। तो लेकिन अमेरिका इस बात को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अमेरिका एक रिपोर्ट इशू करता है जिसमें वो ये बताता है कि इस शिप के अंदर करीबन 1200 लोग थे, जिसमें से 170 या 180 के करीब अमेरिकन सिटीजन थे। बेसिकली इसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी शामिल थे, और इस शिप को बिना किसी वार्निंग के डुबाया गया। अमेरिका इस बात को मतलब पब्लिश करता है अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होता है, जब इंसिडेंट होता है लुसिटानिया को जब डुबा दिया जाता है, तो पूरा अमेरिका में बोल सकते हैं आप एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स फैल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी जो आपके प्रेसिडेंट है विल्सन, वो क्या करते हैं, किसी भी तरह अपने कंट्री के लोगों को समझा बुझाकर मतलब इस मैटर को शांत करने की कोशिश करते हैं, और जर्मनी को वो ओपनली ये बात बोल देते हैं कि दोबारा जर्मनी ने किसी ऐसा कुछ इंसिडेंट किया, ठीक है, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। बेसिकली वहां पे जर्मनी को एक वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है, सही है। लेकिन जर्मनी से सुधरता है बिल्कुल नहीं, ठीक है। जर्मनी क्या करता है, वो क्या करता है, पहले तो वो ये बात मान लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद, ठीक है, क्या होता है, जनवरी 1917 में जर्मनी के जो और यहाँ पे क्या होता है, 1916 के समय में भी जर्मनी कंटिन्यूअसली समुद्री इलाकों में जहाज को डुबोना जारी रखता है, मतलब उसको बंद नहीं करता है, ठीक है। वो अमेरिकन नहीं होते, लेकिन बाकी दूसरे देशों के होते हैं, मतलब वो वहां पे खुलेआम बोल सकते हैं दहशत अपनी फैला के रखना चाहता है, समुद्री इलाकों को कब्जा में रखना चाहता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद जनवरी 1917 को जर्मनी क्या करता है, जर्मनी के जो फॉरेन सेक्रेटरी रहते हैं वो खुलेआम ये बात अनाउंस कर देते हैं। बेसिकली पता नहीं क्या होंगे दिमाग पे, बोल सकते हैं कि युद्ध का ये सवाल रहता है, भूत सवाल रहता है, वो ओपनली पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर देते हैं कि जो भी शिप ब्रिटेन के आसपास के समुद्री इलाकों में दिखेगी उसको डुबो दिया जाएगा। ये पूछा भी नहीं है वो सिविलियन है या वॉरशिप है, क्या है, कुछ नहीं, वहां पे शिप अगर दिखेगी तो उसको डुबो दिया जाएगा, और उसके बाद इस चीज का जिम्मेदार जर्मनी नहीं होगा। ये बात वो पहले चैलेंज कर देता है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो अमेरिका इसको पर्सनली लेता है। तो फिर क्या होता है, इसी टाइम पे फिर क्या होता है, एक और जहाज क्या होता है, अमेरिकन ही शिप, वो क्या होता है, फिर से सेम सिमिलर इलाके से जा रहा होता है। इस बार फिर से जर्मनी क्या करता है, वही करता है, शिप को डुबा लेता है बिना किसी वार्निंग के। अब अमेरिका के लिए इस चीज को बर्दाश्त करना मतलब मुमकिन नहीं रह जाता है, ठीक है। वहां की जो पूरे लोग हैं, जनता है, वो पूरी तरह से भड़क जाती है, ठीक है। और विल्सन भी लास्ट में डिसीजन ले लेते हैं, और वो क्या करते हैं, 3 फरवरी 1917 को ये अमेरिका क्या करता है, अपने जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जर्मनी के साथ, उसको पूरी तरह से एंड कर देता है। बोलता है कि भाई जर्मनी अब हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तुम अलग हम अलग, वैसे वाला हिसाब हो जाएगा, समझ में आया। मतलब अब तुमने चूं से चा भी की तो उसके बाद अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये होने से पीछे एक और रीजन भी रहता है। क्या होता है कि इसी समय अमेरिका को एक लेटर मिलता है जिसमें ये जो जर्मनी के जो फॉरेन सेक्रेटरी रहता है उनका एक बोल सकते हैं क्या बोलेंगे उनको, उसको मतलब अप्रूवल बोल सकते हैं, या फिर बेसिकली बोल सकते हैं कि वो मेक्सिको को, ठीक है,
मैक्सिको को उन्होंने एक लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मैक्सिको जर्मनी की मदद करेगा अमेरिका को हराने में, अमेरिका को कैप्चर करने में, तो अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसको दे दिया जाएगा, मैक्सिको को। ठीक है, तो ये लेटर भी मिल जाता है यूएस को। तो अब यूएस क्या करता है, पूरी तरीके से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को जर्मनी के साथ खत्म करता है, बोलता है कि भाई हम लोग इसको वार्निंग दिए जा रहे हैं, ये हमारे अगेंस्ट में प्लानिंग कर रहा है पीछे पीछे, यहाँ तक कि हमारे ऊपर भी अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है, पूरी तरीके से यूएस और जर्मनी के डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक कुछ वैसा नहीं हुआ रहता है। ठीक है, मार्च महीने में सिचुएशन जारी है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे सिमिलर केस, फिर एक क्या होता है, शिप को दोबारा डिप्लॉय जाता है। बेसिकली वो जर्मन शिप नहीं रहता है, सॉरी अमेरिकन शिप नहीं रहता है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिकन सिटीजन्स रहते हैं। ठीक है, जो बेसिकली ब्रिटेन का शिप रहता है जिसको जर्मनी डुबोता है, लेकिन उसके ऊपर अमेरिकन सिटीजन्स भी रहते हैं। तो फाइनली अब जो है बर्दाश्त की इंतहा हो जाती है अमेरिका के लिए, और अमेरिका क्या करता है 2 अप्रैल 1917 को, ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, वो क्या करता है कांग्रेस का एक सेशन बुलाता है और वहां पे वो एक बिल लेके आता है जिसमें वो ये मतलब अपना प्रस्ताव रखता है कि वो अब जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका की बर्दाश्त की हद हो जाती है। ठीक है, अब वो बोलता है कि अब साइड हटने से काम नहीं चलेगा, अब मेरे को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पीछे कुछ और भी रीजंस रहते हैं। ठीक है, सिर्फ ये रीजन नहीं है, लेकिन मेजर रीजन हम यही मानते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस में एक सेशन बुलाया जाता है। ठीक है, बेसिकली कांग्रेस यहाँ पे क्या आप समझिए, कांग्रेस जो कि जैसे कि हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है, ठीक है हम लोग उसको संसद बोलते हैं, तो अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसका नाम कांग्रेस है। ठीक है, तो कांग्रेस में ये बिल लाया जाता है और 6 अप्रैल को कांग्रेस क्या करता है, ये बिल पूरी तरह से पास कर देता है। मतलब वो ये अप्रूव कर देता है, ये छूट दे देता है प्रेसिडेंट को कि अब आप वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसी दिन क्या हो जाता है, अमेरिका क्या करता है, जर्मनी अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर देता है। और आप इसको मान सकते हैं कि 6 अप्रैल 1917 अमेरिका की ऑफिशियल एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, अब अमेरिका की एंट्री, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग इसके अगले फेज को देखते हैं। तो आइए हम लोग वर्ल्ड वॉर के 1 के आज की वीडियो को हम लोग आखिरी फेज को समझते हैं, जिससे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 का जो ऑफिशियल एंडिंग हुआ। ठीक है, उस टाइम पे कुछ मेजर इवेंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1917 में आपका क्या हुआ था, यूएस ने ऑफिशियली एंटर कर लिया था वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, अमेरिका की एंट्री हो गई, ब्रिटेन फ्रांस से बहुत ज्यादा खुश थे, सेंट्रल जितने भी अलाइड कंट्री के मेंबर्स उन्होंने खुलकर खुले दिल से यूएसए का स्वागत किया, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि अमेरिका एक उस समय तक बहुत अच्छी इकोनॉमी भी था, उसके पास बहुत अच्छे मिलिट्री पावर भी था, उसके पास बहुत अच्छा आर्म्स एंड एम्युनिशन भी था, तो इसलिए वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब पॉइंट साबित होने वाला था अलाइड पावर्स के लिए। ठीक है, तो यूएसए ने जब ज्वाइन किया आपका ऑफिशियली उसने एंटर कर दिया। ठीक है, आपका वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड्स की तरफ से। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ऑफिशियल जब आपका यूएसए की एंट्री हुई, अब यहाँ से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 का जो एंडिंग का हम फेज की बात करें वो होना शुरू हो गया। तो बेसिकली 1917 में आपका अमेरिका एंटर हुआ, उस समय 1917 में एक और बहुत मेजर बड़ी घटना हुई, क्या हुई, द रशियन रिवॉल्यूशन, वो भी आपको पता है 1917 में हुआ। ठीक है, तो जब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका रशिया में गवर्नमेंट चेंज हो गया। समझ में, वहां पे जार के एम्पायर का एंडिंग हो गया। समझ में, वहां पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट की आपका जो है स्टार्टिंग हो गया था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, रशिया का इन्वॉल्वमेंट अगर आप बोले तो उस समय से पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो बोल सकते हैं कि रशिया का वहां से वर्ल्ड वॉर 1 में रोल जो है, ठीक है, वो एक तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या और भी कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए जो कि जिन्होंने क्या किया वर्ल्ड वॉर के एंड की टाइम पीरियड को आगे बढ़ाया, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में लिखा है। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा है वो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, वो जो इवेंट है वो इकोनॉमिक एंड सिविल इश्यूज इन द सेंट्रल ग्रुप कंट्रीज। देखिए क्या होने लगा कि आपका जो सेंट्रल कंट्रीज है, बेसिकली अलाइड कंट्री जितने भी थे, ठीक है, उनके पास अच्छा खासा इकोनॉमिक रिसोर्स था। आपको पता है कोई भी वॉर हो या कोई भी, इकोनॉमी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
तो ये सारे कंट्रीज के पास तो जो है आपका ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन लोग की इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन कंपेयर टू सेंट्रल कंट्रीज जहां पे क्या आपका जर्मनी जो कि अकेले, जर्मनी जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी टू फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ रहा था, जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, एक वेस्टर्न फ्रंट में, एक ईस्टर्न फ्रंट में, ठीक है, और ऊपर से ऊपर वो नीचे से आपका ऑस्ट्रियन एम्पायर को भी सपोर्ट कर रहा था। तो बेसिकली देखा जाए तो सेंट्रल कंट्री का अकेले भार जो है वो जर्मनी उठा के ही चल रहा था, समझ में, और उसके अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज थे वो उतने ज्यादा इकोनॉमिकली रिच नहीं थे, समझ आया, कंपेयर टू अलाइड कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ समय के बाद वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर बहुत सारे कंट्री में सिविल वॉर्स, ये सब घटनाएं घटने लगी। तो इन्हीं इकोनॉमिक क्राइसिस और सिविल वॉर्स की वजह से बहुत धीरे-धीरे सेंट्रल कंट्रीज ने क्या किया, अपने आप को वॉर से बैक करना शुरू कर दिया, जिसमें से सबसे पहला जो नाम था बुल्गारिया का। तो वो बात हम फिर बाद में करेंगे, ठीक है। आते हैं उसके बाद और एक मेजर मतलब आपके इवेंट्स है, ठीक है, ये इकोनॉमिक और सिविल इश्यूज के अंदर ही आपका वो मतलब जो कि है वो फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, सरेंडर वाला। अब आते हैं विमेन्स रोल इन इकोनॉमी ऑफ यूएसए। देखिए ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस या इवेंट बोलेंगे जो हम लोग को वर्ल्ड वॉर 1 के टाइमलाइन में घटा, ठीक है। क्या हुआ देखिए, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड वॉर 1 पूरे पीक पे था उस समय, ठीक है, लास्ट ऑफ इयर्स में। तो उस समय क्या है, सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा और जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो जितने भी यूएस में मेंस है बेसिकली वो सब क्या कर रहे हैं, सब वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन करने के लिए अपना जो अपने आप को प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली वो वॉर के लिए जा रहे थे, सैनिक एज अ मिलिट्री सोल्जर, ठीक है। तो बेसिकली उस समय जो यूएस की इकोनॉमी थी उसको संभाला वहां की विमेन्स ने, ठीक है, वहां की महिलाओं ने, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या हुआ, वहां पे जो जितने भी महिलाएं थी उनको एज अ फैक्ट्री वर्कर, इंडस्ट्रियल लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। सो मतलब विमेन्स क्या करें, अपने एक्टिव रोल करने लगी इकोनॉमी को संभालने में, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, मेंस जो है वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मतलब आपका वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं, ठीक है, वहां पे, और यहाँ पे विमेन्स क्या कर रही हैं, पूरे यूएसए की इकोनॉमी को उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा है, समझ में। तो यहाँ से ये बहुत मेजर इवेंट है जिसको लेके आगे चल के यूएस ने बिल भी पास किया जिसमें विमेन्स को भी इक्वल राइट देने की बात उठी, समझ में आ रहा है यूएसए में, ठीक है। यहाँ से उनको राइट टू वोट, ये सब राइट टू इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, सब जो राइट्स है वो सब प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो अब आते हैं उसके बाद अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो है विल्सन 14 प्रपोजल। ये बहुत एक मेजर इवेंट मतलब फैक्टर है जिसने वर्ल्ड वॉर के एंड को लीड किया। उस समय जैसे कि मैंने आपको बताया विल्सन, वुड्रो विल्सन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। एक तरफ तो वॉर आपका मिलिट्री पावर की तरफ से वो वॉर लड़ ही रहे थे, दूसरी तरफ से उसने साइकोलॉजिकली भी, ठीक है, वॉर को पूरी मतलब अपने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके वॉर को उसके अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, और उन्होंने इसी अपना साइकोलॉजिकल क्या बोलेंगे उसको टेक्निक के अंदर ये विल्सन का अपना 14 प्रपोजल उन्होंने दिया। बेसिकली उन्होंने इसमें क्या किया, उसके इस प्रपोजल में विल्सन ने दुनिया की जितने भी कंट्रीज है, ठीक है, बेसिकली सबको मेंटली ये बात समझाने की कोशिश की कि ये जो यूएसए या जो भी अलाइड कंट्रीज जो वॉर लड़ रही है बेसिकली वो जर्मनी से नहीं लड़ रही है, जर्मनी के लोगों से उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, समझ में आ रहा है, सेंट्रल कंट्रीज और किसी भी देश के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है वहां के जो रूलर है उसके वजह से, समझ में आ रहा है। तो वो वहां की सरकार के खिलाफ लड़ रही है ना कि वहां की जनता से, ठीक है। और ये भी बात उन्होंने बोला कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने मतलब सामने से प्रपोजल रखा, तो अब क्या होगा, सभी देशों के साथ शांति समझौते किए जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या कहेगा, उन देशों को पूरी आजादी दी जाएगी, वो मतलब ये उनके ऊपर छोड़ा जाएगा कि वो किसको ज्वाइन करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, सेल्फ डिटरमिनेशन की पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं, ये सब बातें थी। इसके अलावा समुद्र के जो सीज को ओपन करने की बात बोली गई, समझ रहे हैं। इसके अलावा बेसिकली उन्होंने जो सबसे मेजर फैक्टर बोला, उन्होंने वो एक इंटरनेशनल पीस की बात बोली, बोला कि मेरा जो प्रपोजल है बेसिकली इस बात पर स्टैंड करता है कि इस वॉर को एंड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल पीस एस्टैब्लिश करें। कैसे, यहीं से वो आपका लीग ऑफ नेशन का जो आइडिया जनरेट हुआ, ठीक है, हिंदी में जिसको राष्ट्र संघ बोलते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या बोला कि वो लोग जितने भी अलाइड कंट्रीज उसके नेतृत्व में एक ऐसा आपका वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे जो क्या करेगा, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे
पीस एंड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा या प्रोवाइड करेगा बेसिकली, ऐसा उन्होंने ओपन ये बात बोली। तो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए, खासकर जर्मनी के लोग इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। लेकिन उन्होंने बोला वो ऐसा तभी करेंगे जब इन सारी जगहों पे क्या हो, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, समझ में आ रहा है, लोकतांत्रिक सरकार आए, तब जाके वो इन सारे समझौतों को मतलब इसको लागू करेंगे, समझ में आ रहा है, तभी उन प्रस्तावों को काम में लाएंगे, ये बात उन्होंने बोली। तो बेसिकली क्या हुआ, अब पूरी दुनिया में या बेसिकली अगर हम बात करें जर्मनी में खुद उनकी जनता, ठीक है, जर्मनी के खुद लोग क्या हुए, अपने जो एम्पायर है उससे खिलाफ हो गए, समझ में आ रहा है, वो अब उसको वहां से हटाने की बात करने लगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से बेसिकली उन्होंने क्या किया, डिप्लोमेटिकली, ठीक है, डिप्लोमेटिकली यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 1 को एक एंडिंग देने का अंजाम अपना दिया, कैसे, अपना ये 14 प्रपोजल को देके, ठीक है। उसके बाद आता है, तो इसी प्रपोजल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, पूरा आपका मतलब जर्मनी के लोग ही जर्मनी के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है, और उसके बाकी जो दोस्त है, मतलब जो कंट्रीज थे, आपका टर्की, आपका ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये सब क्या है, अब उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि वो खुद अपने आप को इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो संभाल पाए, और जर्मनी अकेला पूरा वॉर का बर्डन उठा रहा था, ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, इसके अलावा और भी कई तरीके से, समझ में आ रहा है, वहां पे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इसी की वजह से क्या हुआ, वहां की जनता ने क्या किया, जो वहां का जो एम्परर था, ठीक है, जिसका नाम था केजार विल्हेम सेकंड, उसको क्या किया, उन्होंने उसको त्याग दिया, मतलब बेसिकली वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की जनता ने उसको नकार दिया, और वहीं पे क्या होता है, आपका जर्मन एम्पायर का जो एंड हो जाता है, ठीक है, और वहां पे क्या होता है, एक नई रिपब्लिक की शुरुआत होती है, ठीक है, वहां पे जर्मनी अब ऑफिशियली क्या होता है, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट वहां पे आ जाती है, और क्या होता है, और जर्मनी क्या करता है, एक आर्मिस्ट मतलब एक समझौता साइन करता है किसके साथ, इन अलाइज पावर के साथ, समझ में आ रहा है। तो वो कब होता है, 11th नवंबर 1918 को, ठीक है, एक आर्मिस्ट साइन करता है, ठीक है, ये ही जो दिन है जिसको हम लोग ऑफिशियली एंडेड डेट मानते हैं, ठीक है, मतलब जिस दिन क्या हुआ, पूरे जितने भी जो हथियार चल रहे थे, वो गर्ल्स गोइंग टू साइलेंट, मतलब सारे जितने भी हथियार है वो पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इस डेट को हम लोग ऑफिशियली मानते हैं, जो कि आपका खत्म हो जाता है वॉर होना। लेकिन इसके बाद फिर एक पेरिस सम्मेलन होता है आपका, फिर से ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन होती है, उसके बाद जाके हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि ऑफिशियली मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को हम लोग मानते हैं कि जिस दिन से वॉर जो है ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, अलाइड पावर जो है वो विक्टर बन गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली एंडिंग है, ठीक है। इसके अंदर कुछ लास्ट अगर मैं आपको डेट बताना चाहूँ, तो जो धीरे धीरे एक के बाद एक आपकी कंट्रीज ने हथियार डालना शुरू किए, तो उसमें सबसे पहला जो कंट्री था जिसने हथियार डाले वो था आपका बुल्गारिया। बुल्गारिया ने कब हथियार डाले, 29 सितंबर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, कितने, बुल्गारिया ने 29 सितंबर को हथियार डाले, उसने हटा। उसके बाद आपका आता है सेकंड नंबर पे टर्की ने, फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने, और लास्ट में आपका 11 नवंबर 1918 को जर्मनी भी ऑफिशियली क्या होता है, इस वॉर में अपने आप को सरेंडर कर देता है, ठीक है, और वहां पे जर्मन एम्पायर का भी एंड हो जाता है, और वहां पे क्या होता है, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। बोलने के लिए तो डेमोक्रेसी था, लेकिन इसके पीछे अलाइड पावर्स का अपना खुद का बेनिफिट छुपा हुआ था, ठीक है, वो सब कैसे, क्या बेनिफिट था, ये सब हम लोग जो आपका आफ्टरमाथ वाले वीडियो में कवर करेंगे, मतलब इसके बाद मतलब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक है, और उसी के अंदर हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को भी डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आज का आफ्टरमाथ, मतलब इस वॉर जो खत्म होगी, अब इसके बाद जो ऑफिशियल जो आपका उसका इंपैक्ट क्या हुआ पूरे वर्ल्ड पे, इस चीज को हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं।